माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पार्लियामेंट्री कमेटी। आज मैं आपको संसद की समितियों के बारे में वो सारे तथ्यों को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैं बात करूं संसदीय समितियों की तो आपने नाम सुना होगा, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों पर समिति, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए समिति, महिला सशक्तिकरण पर समिति, ऐसे आपने तदर्थ समिति, ऐसे आपने बहुत सारे समितियों का नाम सुना होगा। और आप क्वेश्चन भी देखते होंगे एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, उनके सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, उसका कार्य क्या होता है। आज हम हर एक समिति के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी करते हो, एसएससी रेलवे का तैयारी करते हो, या फिर आप यूपीएससी या आईएएस का तैयारी करते हो, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और उन सभी छात्रों के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करते हैं, लोक सेवा आयोग का तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग या फिर यूपी लोक सेवा आयोग, किसी भी लोक सेवा आयोग का आप अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इससे तो लगभग 2-3 क्वेश्चन रहते ही हैं संसद की समितियों से संबंधित। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं संसद की समितियों से। तो संसद की समितियाँ बनाई क्यों जाती है? सबसे पहले इन समितियों को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? आप जानते हैं संसद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 545 लोकसभा में तथा राज्यसभा में 245। इन दोनों को मिला के कितना हो गया? तो 790 के लगभग सदस्य हो गए। अब 790 सदस्यों के द्वारा संसद के पूरे कार्य को, जितने कार्य संसद पे आते हैं, विधि निर्माण से लेकर सरकार को चलाने से संबंधित जितने भी कार्य आते हैं, उन सभी चीज़ों का देख रेख करना संसद के लिए संभव नहीं होता है। इसीलिए विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न जटिल कार्यों के लिए क्या किया जाता है संसद में, चाहे वो लोकसभा रहे या राज्यसभा रहे, उनमें अलग अलग समितियों का निर्माण किया जाता है और उनके कार्यों को बांटा जाता है। और ये समितियाँ संसद को उसके कार्यों में मदद करती है, इसीलिए संसदीय समितियों का निर्माण किया जाता है। आपको ये दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिए मेनली वैसे तो पार्लियामेंट्री कमेटी की संख्या की बात करें तो वो कम से कम 100 होते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की लगभग 100 से ज़्यादा ही होते हैं समितियां, लेकिन मैं उनको ब्रॉडली अगर बांटूं तो 2 तरह की समितियां मानी जाती है। एक स्टैंडिंग कमेटी माना जाता है और दूसरा एडहॉक कमेटी माना जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं, वैसे मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा आगे करूंगा। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? इसे अस्थायी समिति कहा जाता है। एडहॉक समिति को तद अर्थ समिति कहा जाता है। ये तो नाम से ही क्लियर है। अस्थायी समितियाँ, ये समितियाँ संसद में अस्थायी रूप से कार्य करती है। अस्थायी रूप से मतलब 1 साल के लिए उनका चुनाव होता है और फिर वो संसद के विभिन्न तरह के हेल्प करते हैं। तो एडहॉक कमेटी क्या होता है? एडहॉक कमेटी का कोई टाइम पीरियड ज़्यादा फिक्स नहीं होता है। उसमें जो भी कमेटियाँ होती हैं वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे कोई घोटाला हुआ, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उन सभी पर, जैसे 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, मनमोहन सिंह सरकार में ये 2G स्पेक्ट्रम पाया गया था। तो इस तरह से जो भी घोटाले होते हैं, बोफोर्स घोटाला जो सबसे पहला घोटाला था, तो उन सभी की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। उसका कार्यकाल जब तक कि वो अपने कार्य को समाप्त ना कर ले, उस पर रिपोर्ट ना प्रस्तुत कर दे, तब तक होता है। ये होती है एडहॉक समिति या इसे तदर्थ समिति कहा जाता है। और स्टैंडिंग समिति के 3 पार्ट मेनली होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल कमिटीज, मतलब वित्तीय समितियाँ। दूसरा होता है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, मतलब विभागीय समितियाँ। और तीसरा मैंने डायरेक्टली लिख दिया है अदर स्टैंडिंग कमिटीज और सारे अस्थाई समितियां। तो इस तरह से आज हम एक एक करके हर एक समिति के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये पिक्चर में बस आपको बेसिक समझाया है कि इस तरह से समितियों को बांटा गया है। चलिए हम चलते हैं स्टैंडिंग कमेटी के तरफ। और अब सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि संसद की समितियों का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? संसद की समितियों का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से इसका कंसेप्ट लिया गया है, संसदीय समितियों के निर्माण का कंसेप्ट लिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या संविधान में इस समितियों का उल्लेख है? तो मैं जितना भी कमेटी आगे पढ़ाऊँगा इन सब का तो संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान में
आर्टिकल 344 में कुछ इसी तरह की बातें कही गई है। मैं उनको थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो कौन सी बातें कही गई है? हमारे संविधान में कहा गया है कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उनके बारे में बात करने, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये राजभाषा आयोग का चर्चा किया गया है। और उसी में एक शब्द लिखा गया है कि राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। मतलब राजभाषा आयोग जो होगा उसकी सिफारिश, जो भी सिफारिश राजभाषा आयोग देगा, ये एक अलग संस्था होगी राजभाषा आयोग, और राजभाषा आयोग के द्वारा जो भी सिफारिश दिया जाएगा उसकी जाँच करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसे हम राजभाषा समिति कहते हैं। तो इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। बाकी किसी भी समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, परंतु आज हमारे संसद का समितियां जो होती है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है संसद का, संसद के कार्य करने में बहुत ही मददगार होता है। तो हम आगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द पार्लियामेंट्री कमेटी आर ऑफ द टू टाइप्स, स्टैंडिंग और द परमानेंट कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। मतलब अस्थाई समिति तथा तदर्थ समिति, ये दो तरह की समितियां होती है। अब हम बात करते हैं अस्थाई समितियों की। अस्थाई समितियां जो होती है ये नियमित समितियां होती है, और इसका समय समय पर गठन सरकार, संसद के अधिनियम के उप प्रबंध तथा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अनुसार किया जाता है। इन समितियों का कार्य जो होता है वो अनवरत प्रकृति का होता है, मतलब लगातार चलते रहता है। इस साल, एक साल के लिए जो संसद की अस्थाई कमेटियां नियुक्त की गई, अगले साल फिर से उसको रीअपॉइंट किया जाएगा, फिर से अगले साल किया जाएगा, और संसद के कार्यवाही को करने में मददगार साबित होता है। तो अस्थाई समितियां कितने प्रकार की होती है आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे 5 तरह के अस्थाई कमिटियों को लिखा है। पहला, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। दूसरा, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तीसरा, कमेटी टू इंक्वायर एंड कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। मैं एक एक करके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। तो हम बढ़ते हैं। पहला जो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, ये किसका प्रकार है? स्टैंडिंग कमेटी, अस्थाई समिति। संसद के, फिर से मैं बताता हूँ, संसद में 2 तरह की समिति होती है। पहला होता है स्टैंडिंग कमेटी, अस्थाई समिति, और दूसरा होता है एडहॉक कमेटी, या उसे हम तदर्थ समिति कहते हैं। पहली बात हम करते हैं वित्तीय समितियों की। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी जो होता है, मतलब वित्त से रिलेटेड जो भी संबंधित, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी या वित्तीय समितियाँ। ये समितियों का निर्माण किस तरह से किया जाता है? जो भी धन विधेयक से संबंधित या रुपया से संबंधित जो भी मुद्दा होता है, संसद में जो भी रुपया से संबंधित मुद्दा होता है, उन सभी को देखने के लिए इन समितियों का निर्माण किया जाता है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके ही टाइप में होते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, लोक लेखा समिति किस समिति का प्रकार है? तो ये वित्तीय किस प्रकार की समिति है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये एक प्रकार की वित्तीय समिति है। अब देखते हैं लोक लेखा समिति करता क्या है। तो लोक लेखा समिति के द्वारा क्या किया जाता है? खर्चों की जांच किया जाता है। भारत सरकार, अब यहाँ पे आप 2 समिति मैं आपको अभी बताऊंगा, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। तो पहले लोक लेखा समिति को आप समझिए। लोक लेखा समिति क्या होता है? सरकार ने जितना बजट जब पेश करती है सरकार, तो वो उसने कितना खर्च किया, उसने जितना बोला था कि इतना रुपया मैं खर्च करूँगा इस चीज़ पे, एजुकेशन पे इतना करोड़ रुपया खर्च करूँगा, और फिर दूसरे फंडों पे मैं इतना खर्च करूँगा। तो वो सभी फंडों का जो खर्च होता है, उन सभी खर्चों के जांच के लिए, भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जांच के लिए इस लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। और देखिए ये, और दूसरा काम क्या होता है? 2 काम मेनली होता है। पहला, भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना होता है। दूसरा, आपने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ा होगा, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपने पढ़ा होगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? ये एक पूरी स्वतंत्र संस्था होती है, और इस संस्था का कार्य होता है कि सरकार के द्वारा जितने भी फंड जिस मद में खर्च किए गए हैं, उन सभी खर्चों को क्या करना? जांच करना। क्या सरकार ने बोला था इतना करोड़ रुपया एजुकेशन पे खर्च करेगा, इतना करोड़ रुपया
शिक्षा इस पे खर्च करेगा, स्वास्थ्य पे खर्च करेगा, इतना करोड़ रुपया राष्ट्रीय सुरक्षा में खर्च करेगा, क्या वो सरकार ने खर्च किया है? इसकी रिपोर्ट सीएजी किसको प्रस्तुत करती है? संसद में प्रस्तुत करती है। और संसद को तो संसद में इस पे चर्चा भी होता है, लेकिन क्या संसद के 800 सदस्य इसी काम में लगे रहेंगे क्या? उनके लिए और भी काम होता है। तो इसके लिए ही एक समिति बनाई जाती है जिसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं। पीएसी इसका फुल फॉर्म होता है, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। तो इसका निर्माण किया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, सरकार के द्वारा किए गए, भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों का ब्यौरा लेना और उस पर जांच करना। और दूसरा, संसद में राष्ट्रपति सीएजी के रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है और फिर ये लोक लेखा समिति को रिपोर्ट जाता है कि क्या क्या खर्चा, कितना खर्चा सीएजी के द्वारा किया गया है। ये सारी बातें संसद में प्रस्तुत की जाती है। फिर ये समिति, लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो इसकी जांच करते हैं, क्या सीएजी का रिपोर्ट सही है, क्या सरकार ने सही में वैसे ही खर्च किया है। तो इस तरह की जो जांच होती है, इसके लिए ही लोक लेखा समिति का निर्माण किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, लोक लेखा समिति का एक इम्पोर्टेंट मेंबर ही आप बोल सकते हैं, वो कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। अगर लोक लेखा समिति को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, उससे सजेशन की आवश्यकता होती है, तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इसकी सहायता लेता है। इसीलिए लोक लेखा समिति का दार्शनिक, दोस्त और पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अब हम इसके बारे में और भी डिटेल समझेंगे। आपने समझ लिया कि लोक लेखा समिति क्या होती है और इसका निर्माण संसद में क्यों किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना किस तरह से किया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 1919 अधिनियम जो आया था, उसके तहत ही पहली बार लोक लेखा समिति की चर्चा की गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चर्चा की गई थी। और इसकी स्थापना कब होती है? 1921 ईस्वी में। 1919 में तो इसकी चर्चा की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में, और 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति की स्थापना की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इन सभी चीज़ों पे मैंने एक एक वीडियो अलग से बताया है, जो आपके हमारे प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। आप उसे जाके वहाँ पे देखिए और समझिए इन सारे चीज़ों को। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है, ये अगर कमेटी बनी है तो इसका कोई अध्यक्ष भी तो होगा। तो अध्यक्ष कौन बनता है? तो मैं पहले बता दूँ कि पहले जो होता था पब्लिक अकाउंट कमेटी में, पहले जो होता था 1967 से पहले 1967-66 तक जो होता था, वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में सत्तारूढ़ दल, जो पार्टी अभी सरकार में है, उसी के वरिष्ठ नेता को चुना जाता था उसके अध्यक्ष के रूप में, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन 1967 में पहली बार लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और किसके द्वारा चुना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता कौन है? तो आप बोलेंगे सीधे शब्दों में, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और दूसरी बात, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसे किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन करना चाहूँगा, ज़रा आप समझिए हमारी संसदीय व्यवस्था कितनी मतलब सुदृढ़ है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, सरकार रुपया खर्च करती है, उसकी जांच के लिए एक अलग संस्था बनाई गई है जिसे सीएजी कहा जाता है, कॉम्पेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो उसका रिपोर्ट बनाता है कि सरकार ने सही से खर्चा किया या नहीं, और फिर उस खर्चा को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और संसद में एक अलग से समिति होती है जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, और वो उसकी जांच करता है
क्या सरकार ने बोला था इतना रुपया इस मद में खर्च करेगा, क्या उसने सही में उतना रुपया खर्च किया है या उसकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है? इसके लिए एक अलग से समिति बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल का पैर खींचने के लिए होता है और उस समिति का अध्यक्ष उसे ही बनाया गया। अब समझिए सरकार 1 रुपया भला इधर उधर खर्च कैसे कर सकती है? इतने सारे फॉल्ट, इतने सारे लोगों के द्वारा उसका जांच किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं हमारी संसदीय व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। आगे बढ़ते हैं, मेंबर ऑफ कमेटी की बात करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लोक लेखा समिति बनाई क्यों गई है। तो 2 कार्य, पहला इसके जो कौन होते हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसकी जांच करने के लिए, और दूसरा भारत सरकार के खर्चों की जांच करने के लिए इसको बनाया गया है। इसके अध्यक्ष कौन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 1967 से पहले तो सत्तारूढ़ दल के ही जो मेंबर होते थे कि जो सत्तारूढ़ दल के ही जो वरिष्ठ नेता होते थे उन्हीं को चुना जाता था, लेकिन 1967 से विपक्षी दल के नेता को चुना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके मेंबर कितने होते हैं। तो ये तो एग्ज़ाम में आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सदस्यों की टोटल संख्या 22 होती है। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुन के आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 15 सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं? लोकसभा से चुन के आते हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको नोट करने का है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। जो भी मंत्री कार्य पर है वो इसका सदस्य नहीं होता है। भला हो भी कैसे सकता है, आप ही सोचिए। उसी ने तो वो खर्चा किया है और वो उसका सदस्य होगा तो सही से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोकसभा में जो भी मेंबर 15 मेंबर चुने जाएंगे या राज्यसभा में 7 मेंबर चुने जाएंगे, इनमें से कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है। जो करंट में मंत्री है केंद्र में, वो इस लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, और उसमें आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा कि मंत्री, जो भी मंत्री होते, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वो कभी भी लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। अब इन मेंबर्स मैंने बता दिया आपको कि चेयरमैन का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो इनके सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँ, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये हमारे राष्ट्रपति के भी चुनाव में उपयोग किया जाता है, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है फुल डिटेल में, आप उसे देखिए। इसको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा लोक लेखा समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे जिस पार्टी को जितना, हर एक पार्टी का नेतृत्व रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 15 सदस्य सिर्फ एक ही पार्टी, 15 सदस्य जो लोकसभा के होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सत्तारूढ़ पार्टी या फिर बीजेपी से ही डाल दिया जाए या कांग्रेस से ही डाल दिया जाए 15 सदस्यों को, ऐसा नहीं होता है। उनमें सबका अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए कि 50% 545 का आधा आप ले लीजिए, तो 222 223 सदस्य आप ले लीजिए। तो इतने सदस्य अगर बीजेपी को प्राप्त हुए हैं तो 15 में से 7 सदस्य बीजेपी के रहेंगे। जिस पार्टी को लोकसभा में जितना सदस्य मिला है, जितने उसके एमपी हैं वहाँ पे, उसी के बेसिस से इसके भी मंत्री उसी अनुपात में होते हैं। अगर 50% बीजेपी को वोट मिला है, 50% एमपी अगर लोकसभा में बीजेपी के हैं, तो 15 में से 15 जो लोकसभा में सदस्य इस समिति के चुन के आएंगे, उसमें से 7 सदस्य किसके होंगे? बीजेपी के होंगे। इसी तरह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। हम सीधे आगे बढ़ते हैं। तो टर्म ऑफ ऑफिस, इसका
कितने साल का चुनाव किया जाता है, कितने साल के लिए इस समिति को बनाया जाता है। तो इस समिति को, लोक लेखा समिति को हर साल बनाया जाता है। इसमें 1 साल के लिए इसके सदस्यों का चुनाव होता है और फिर से नया चुनाव होता है या फिर पुनर्नियुक्त किया जाता है। उन्हीं लोगों को अगर अगले बार कमेटी बनाया गया तो फिर उसमें चुनाव होता है या फिर उसके सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। ये थी लोक लेखा समिति के बारे में। अब हम बढ़ते हैं दूसरी समिति। आप पढ़ रहे हैं अस्थाई समिति का पहला प्रकार जो था वित्तीय समितियाँ, और वित्तीय समिति का पहला प्रकार आपने देखा लोक लेखा समिति। अब दूसरा हम जानेंगे अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति, या कभी कभी इसे मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। जैसा कि आप नाम से ही क्लियर है, प्राक्कलन या अनुमान, ये अनुमान लगाता है, सरकार के अनुमान पे ये जांच करता है। और सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया खर्चों का अनुमान कौन सा होता है? बजट होता है। सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो बजट सही से प्रस्तुत, सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो उस पे ये क्या करता है, अनुमान, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमान का जांच करता है कि क्या सच में सरकार ने जितना जितना फंड जिस चीज़ में बोला है, बजट में जो भी चीज़ बोला है, क्या वो उसी तरह खर्च करेगा या उसमें कुछ कटौती की जा सकती है। हो सकता है सरकार एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा रुपया दे दिया हो, तो ये समिति उस पे जांच करती है क्या सच में इतने रुपया की ज़रूरत है इस साल के लिए। अगर नहीं है तो वो उस पर मितव्ययता करवाती है। मितव्ययता करवाना मतलब वो जितना फंड दिया गया है उसमें रिपोर्ट देती है कि आप इस फंड को कम कीजिए। फिर से संसद में इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट की चर्चा किया जाता है। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह अस्थायी मितव्ययता समिति के रूप में कार्य करती है और इसकी आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। सरकार का मन होगा तो वो एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा रुपया डाल देगा, सरकार का मन होगा तो वो स्वास्थ्य सेक्टर में ज़्यादा रुपया डाल सकता है। तो वो ऐसा ना करे, इसके लिए इस समिति को बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, संसद में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, फरवरी एंड के लगभग में प्रस्तुत किया जाता है, फिर ये समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि ये फंड में ज़्यादा रुपया है, इसको कम किया जाए, या फिर ये फंड सही है। इस तरह का रिपोर्ट ये अपना प्रस्तुत करती है। आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ विभागीय समिति, उसका भी यही कार्य होता है, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को जांच करना। तो मैं यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अनुमान समिति जो कार्य करती है वो कार्य ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते करते, अभी देखिए टर्म अपना 1 अप्रैल से चालू हो गया है, जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से चालू हो जाता है, संसद में प्रस्तुत किया गया फरवरी में, और ये जो रिपोर्ट देती है वो लगभग कब देती है, तो सितंबर अक्टूबर में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब सरकार तो खर्च करना प्रारंभ कर देती है, भला इस रिपोर्ट का क्या ज़रूरत है ज़रूरत, ये अगले साल में भी काम आ जाता है, अगले साल सरकार के खर्च पे नियंत्रण करने में काम आ जाता है। या फिर अगर आप बात करें तो इसी कमियों को दूर करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे विभागीय समिति, तो उनका ज़रूरत पड़ा है और वो बहुत जल्दी प्रस्तुत कर देता है अपना रिपोर्ट, इसीलिए विभागीय समिति को बनाया गया था। तो आपने समझ लिया अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति क्या होता है। सरकार किसी भी फंड में ज़्यादा खर्च ना करे, इसके लिए उस समिति का निर्माण किया जाता है। तो इसको कब बनाया गया, तो इसको जो बनाया गया है, तो इस समिति को 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर अनुमान समिति को प्रस्तुत किया गया। 1950 ईस्वी आज़ादी के बाद इसे वहाँ पहले जो वित्त मंत्री थे हमारे जॉन मथाई, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया कि एक कमेटी होनी चाहिए जो सरकार अगर फिजूल खर्ची का ब्यौरा अगर बजट में पेश करती है तो उसको कम करने के लिए, नहीं आप ऐसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ये बताने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए। तो इसका निर्माण कब किया गया, 1950 में। फिर हम वैसे ही इसके चेयरमैन के बारे में जानेंगे। तो अनुमान समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोक
लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सत्तारूढ़ दल से ही मनोनीत किया जाता है। ये अनुमान समिति के अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया। फिर अब हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं। ये तो आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा होगा कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मैं आपको बता दूं, पहले इसमें सदस्यों की संख्या 25 थी, लेकिन अभी इसकी संख्या 30 है। और 30 में से कितने मेंबर कहाँ से आते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि इसमें जितने भी मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से आते हैं। और वही बात फिर से, कोई भी मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। फिर हम इसके मेंबर के इलेक्शन के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष, जिस तरह से हमने पढ़ा लोक लेखा समिति का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसी तरह प्राक्कलन समिति भी 1 साल के लिए बनती है। और इसका चुनाव किस तरह से होता है, तो इसका चुनाव वही प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। चूँकि मैं वित्तीय समिति की अभी बात कर रहा हूँ, तो वित्तीय अस्थाई समिति की बात कर रहा हूँ। उसमें पहला मैंने बताया आपको लोक लेखा समिति, दूसरा मैंने बताया प्राक्कलन समिति, और तीसरा जो होता है वो होता है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। अब उसकी बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में सरकार का महत्वपूर्ण सोर्स जो है और सरकार का महत्वपूर्ण खर्च जो होता है सबसे ज़्यादा, वो हमारे पीएसयू पर होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। जैसे आप बात करें IOCL, सेल, गेल, NTPC, MTNL, भेल, ये सभी हमारे कंपनीज हैं जो सरकार के अधीनस्थ कंपनियां हैं। सरकार इस पे खर्च करती है और इससे कमाए गए लाभ को भी सरकार ही लेती है। तो ये सारी सरकारी कंपनियां जो भी हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग। जो सरकारी कंपनियां हैं उसके खर्च का ब्यौरा, क्या उस पर सही खर्च हो रहा है या उससे हुए लाभ को कितना संसद में कितना जनता पे खर्च किया जा रहा है या कितना लाभ मिल रहा है, इसकी जांच के लिए एक सार्वजनिक उपक्रम की समिति बनाया जाता है, जिसके रिपोर्ट और खातों की जांच, जो खाता है उसका, जैसे भेल की आप बात करें तो आप जानते हैं भेल तो हर जगह पूरा है, भारत हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड इस तरह से होता है। तो इसका जो भी है उसकी खातों की जांच करती है कि साल भर में उसके द्वारा कितना कमाई हुआ और भेल कंपनी पर कितना खर्च हुआ। इन सारे चीज़ों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसे हम सार्वजनिक उपक्रमों की समिति कहते हैं। फिर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। और किसकी सिफारिश पर किया गया है, तो कृष्ण मेनन कमेटी एक बनाई गई थी। क्या उसके कमेटी के सिफारिश पर सार्वजनिक उपक्रमों की कमेटी या कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग को बनाया गया था। यह एक प्रकार की वित्तीय समिति है और अभी हम वित्तीय समिति के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले हमने पढ़ा संसदीय कमेटी 2 तरह की होती है, एक अस्थाई और एक तदर्थ कमेटी। अस्थाई कमेटी का प्रकार 5 प्रकार मैंने वहाँ पे दिखाया था और उसमें सबसे पहला जो था वो वित्तीय समिति। अस्थाई समिति का पहला प्रकार वित्तीय समिति होता है। वित्तीय समिति में हम तीसरा पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा लोक लेखा समिति, दूसरा पढ़ा प्राक्कलन समिति और तीसरा पढ़ रहे हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो इसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1964 में हुआ था। और इसका चेयरमैन कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के ही सदस्यों में से एक सदस्य को इसमें नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा से कोई भी सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब जो अध्यक्ष होंगे वो लोकसभा से ही चुने जाएंगे। और आपने इससे पहले वाले समिति प्राक्कलन समिति में भी यही पढ़ा था कि उसमें उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है। आगे बात करते हैं इसके मेंबर की। तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से चुन के आते हैं और 7 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति पर।
अब इलेक्शन की बात करें तो फिर इलेक्शन का सबका प्रोसेस सेम ही होता है और टर्म भी सेम ही होता है। ये दोनों चीज़ आपको हर समिति में लगभग सेम ही मिलेगा। तो सार्वजनिक उपक्रमों की सदस्यों की समिति के सदस्यों का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संगमनीय मत प्रणाली से ही होता है। अब टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए चुना जाता है, तो 1 साल के लिए चुना जाता है। 1 साल के बाद नया चुनाव होता है या फिर पुनर्नियुक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप, अस्थाई समिति का पहला टाइप हमने वित्तीय समिति पढ़ा, उसमें 3 समितियां पढ़ी। पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति और तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। अब हम अस्थाई समिति का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, विभागीय अस्थाई समिति। मैंने आपको थोड़ा इस पर चर्चा किया था कि विभागीय अस्थाई समिति जो होती है वह वही कार्य करती है जो अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति को दिया जाता है। लेकिन प्राक्कलन समिति चूँकि अपना रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर में प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार पे फिजूल खर्ची पे नियंत्रण करने के लिए आपको जल्दी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उसी के लिए विभागीय अस्थाई समिति का चर्चा किया जाता है। ज़रा आप डिटेल में समझिए कि इस समिति के संख्या, इसमें जो समिति की सदस्यों की संख्या होती है वो लगभग 24 होती है। मतलब विभागीय अस्थाई समिति की जो संख्या होती है ये 24 होती है। जैसे आप बात कीजिए, अगर एग्रीकल्चर पे रिपोर्ट अनुमान समिति प्रस्तुत करेगी तो एग्रीकल्चर से कितना होता है, सिंचाई से रिलेटेड फंड जो सरकार ने दिया है, किसानों के कल्याण के लिए जो फंड दिया है, इन सारे चीज़ों के लिए अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, विभाग बना दिया जाता है। तो इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। मान लीजिए एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड विभाग की समिति है वो 10 से 15 दिन, जब बजट प्रस्तुत किया गया 15 से 20 दिन के भीतर ये अपना रिपोर्ट दे देती है कि ये खर्च फिजूल खर्ची है, ये खर्च सही है। तो इस तरह से 24 अस्थाई समितियां होती है। किसमें, विभागीय अस्थाई समिति में संख्या जो होती है वो 24 होती है। जैसे एग्रीकल्चर पे अलग कमेटी बना दिया गया, एजुकेशन पे अलग कमेटी बना दिया गया, और उसके बाद अगर हम जन कल्याण की बात बोलें तो उसमें अलग कमेटी बना दिया गया, या फिर हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलें तो उसकी अलग कमेटी बना दिया गया। इस तरह से टोटल विभागीय समिति के अंतर्गत कितने समितियां आती है, 24 समितियां आती है। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं, 31 सदस्य होते हैं। एग्रीकल्चर में भी 31, स्वास्थ्य में भी 31, रक्षा में भी 31, इस तरह से सदस्य होते हैं। और वो 31 में से कहाँ कहाँ से चुन के आते हैं, 21 लोकसभा से चुन के आते हैं, और 10 जो होते हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं, राज्यसभा से चुनकर आते हैं। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा ये बोर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तब उस समय इसको आप गलत ज़रूर करके आ जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ लिमिटेड समितियों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में फुल जानकारी नहीं रखते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए, आप इसको नोट करते जाइए। अब पहले की बात करें तो अप्रैल 1993 तक इस समिति की संख्या कितनी थी, 17। मतलब विभागीय समितियों की संख्या कितनी थी, 17 थी। लेकिन इसे 2004 ईस्वी में ज़रूरत के अनुसार लगा कि विभागीय समितियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, सही से रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है समयानुसार, तो इसीलिए इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 24 सदस्यों की संख्या कर दी गई। कब किया गया, 2004 में किया गया। और मैंने यहाँ पे बताया कि जुलाई 2004 होना चाहिए, 14 लिखा गया है। जुलाई 2004 में इसके सदस्यों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 किया गया। अब इसके सदस्यों का भी चुनाव या तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा होता है या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। और इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब इस समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष तक ही होता है। मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम कमेटी, जितनी भी कमेटी अस्थाई कमेटी बनती है, आपको अगर कोई भी अस्थाई कमेटी दिखाई दे तो लगभग उसका कार्यकाल 1 साल का ही होता है। चलिए अब हम अगला जो कमेटी, जैसे मैंने वित्तीय कमेटी बताया, दूसरा मैंने बताया कि विभागीय कमेटी, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ जांच पर समितियाँ।
मतलब जांच, विभिन्न जांच के लिए, अलग अलग जांच के लिए जो अस्थाई समिति बनाई जाती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब पेटिशन, याचिकाओं पर समिति, आप समितियों को समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप इसके डिटेल में समझ सकते हैं। तो याचिकाओं पर समितियां, ये खुद क्लियर करता है कि इसका कार्य क्या हो सकता है। जांच की समिति का भी 3 टाइप होता है, उसमें से पहला है याचिकाओं पर समितियां। अब समझिए याचिकाओं पर समितियां क्या और किस लिए बनाया गया है। अगर कोई बिल संसद में प्रस्तुत किया गया है और आप देखते हैं कि बिल पेंडिंग रह जाता है, बहुत दिनों तक पेंडिंग रह जाता है, और वो जनता के हित के लिए कोई बिल था, जैसे हम बात करें ट्रिपल तलाक की, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हाल ही में जो बिल लाया गया था, ये सारी की सारी बिल जब लाए जाते हैं और वो संसद में पेंडिंग में चला जाता है, संसद से वो बिल पास नहीं हो पाता है, तो फिर पेटिशन दिया जाता है। पेटिशन का मतलब हुआ कि याचिका प्रस्तुत की जाती है कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंट का विषय है और इस पे जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए। तो ऐसे जब प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी जांच के लिए संसद में एक समिति होती है जिसे कहा जाता है कमिटी ऑन पेटिशन या याचिकाओं पर समिति, और वो संसद से प्रश्न करती है कि ये बिल किस कारण से पेंडिंग है, क्या कारण है कि ये बिल पेंडिंग है, और इसके समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। तो आप इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कमिटी ऑफ द प्रिविलेज, विशेषाधिकार पर समिति। अब विशेषाधिकार पर समिति क्या होता है, इसे ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। यह एक अर्ध न्यायिक समिति मानी जाती है। अर्ध न्यायिक कहने का मतलब कि जुडिशियरी वाला इसका काम हो जाता है। क्या काम होता है समझते हैं। अगर कोई भी सदस्य लोकसभा के नियमों का उल्लंघन करता है तो उन पर इस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार एक्शन लिया जाता है। ये कमेटी अगर बताएगा कि कोई भी लोकसभा का सदस्य रूल को नहीं मान रहा है तो वैसे केस में विशेषाधिकार जो भी उसे दिया गया है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे केस में ये समिति एक्शन लेती है और ये सज़ा भी दे सकती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक समिति कहा जाता है। लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 तथा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ये अलग अलग कमेटी में होता है। मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों, ये विशेषाधिकार समिति लोकसभा में भी होती है और विशेषाधिकार समिति राज्यसभा में भी होती है। लोकसभा में इसके सदस्य कितने होते हैं, 15 होते हैं, और राज्यसभा में 10 होते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य कानून का उल्लंघन करें, वहाँ के नियमों का उल्लंघन करें, राज्यसभा के भी सदस्य वहाँ के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए दोनों जगहों पर ये विशेषाधिकार समिति होती है। तो जो लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार समिति या एथिक्स कमेटी, हम पढ़ रहे हैं जांच पर समितियां। मैंने जैसा आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया संसद में 2 प्रकार की समिति होती है, पहली अस्थाई समिति और दूसरा तदर्थ समिति, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। अस्थाई समितियों के 5 प्रकार मैंने बताया था। पहला फाइनेंशियल बताया था, फाइनेंशियल वित्त से रिलेटेड समितियाँ। वित्त से रिलेटेड मुख्यतः 3 समिति होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल कमेटी होता है, जो 24 प्रकार के समितियां उसमें होती है, डिफरेंट कार्यों के लिए होता है। और तीसरा मैंने बताया कि जांच पर समितियां। जांच पर समितियां में भी 3 प्रकार की समिति होती है। पहला मैंने आपको कौन सा बताया, याचिकाओं पर समिति, कमिटी ऑन पेटिशन। दूसरा मैंने बताया कमिटी ऑन प्रिविलेज, और तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको आचार समिति, मतलब एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों को आचार और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए आचार समिति का निर्माण किया जाता है। जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन है उसको अगर कोई तोड़ता है या उस पर शिकायत होती है तो उसका जांच करता है क्या सच में सदस्यों ने इसके रूल को तोड़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एथिक्स कमेटी उसे दंडित करती है या उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, हाँ ये गलत था। चौथा, जांच या नियंत्रण के लिए समितियां। जांच या नियंत्रण के लिए समितियां कौन कौन सी होती है,
पहला देखिए, ये अभी जो चौथा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं, कमिटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस, सरकारी आश्वासनों पर समिति। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सरकारी आश्वासन क्या होता है और क्यों ये समितियों का निर्माण किया गया है। सदन में प्रश्नों का उत्तर देते समय, आप जानते हैं सदन की कार्यवाही पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि सदन की प्रक्रिया किस तरह से सुबह से शाम तक चलती है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो फिर सदन में जो प्रश्न काल होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट मंत्री से कि आप बताइए कि आप इस मामले में क्या काम किए हैं। तो उसके दौरान सदन में मंत्री आश्वासन देते हैं कि अभी मैं इसका आंसर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं बाद में इसका आंसर दूंगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, एक मंत्री यह वायदा करता है कि वह मामले पर विचार करेगा या आश्वासन देता है कि वह सदन द्वारा अपेक्षित सूचना बाद में प्रस्तुत करेगा। सदन की कार्यवाही में प्रश्न काल में जो प्रश्न उससे पूछा जाता है, अगर वो उस समय आंसर नहीं देता है, बाद में आंसर देने का आश्वासन देता है कि मैं बाद में इस पे करूँगा, तो उसके लिए भी एक समिति सदन में बनाई गई है। आपने जो बोला है क्या आप उस पे बने हुए हैं? ऐसे आश्वासनों या वायदों के क्रियान्वयन या अनुवर्ती कार्यवाही के लिए किया जाता है। और इस समिति में भी लोकसभा में भी ये समितियां होती है, राज्यसभा में भी ये समितियां होती है। लोकसभा में इसके सदस्य 15 होते हैं तथा राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। सरकारी आश्वासनों पर समिति, एक बार फिर से बता दूँ, प्रश्नकाल के दौरान कोई भी प्रश्न अगर मंत्री से पूछा जाता है, अगर वो उस समय उसका उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो उन पर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? सरकारी आश्वासनों पर कमेटी। और ये नियंत्रण कमेटी की हम बात कर रहे हैं इसके तहत। आगे बात करें, कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द SC एंड ST, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति। अब ये समिति क्या होती है? तो इसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 जो होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 जो होते हैं राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये दोनों में नहीं होती है, ये एक ही समिति होती है। और इस समिति में मेंबर टोटल 30 होते हैं, 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। देखिए, कुछ कमिटियां ऐसी होती है जो दोनों में होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बात किया था पीछे भी, और एथिक्स कमेटी की मैंने बात किया था इस सरकारी आश्वासन पर कमेटी। वैसा काम जो दोनों संसद में होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए दोनों ये कमेटियां मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ, बट वो दोनों में होता है। लेकिन कुछ कमेटियां ऐसी होती है जैसे प्राक्कलन कमेटी और लोक लेखा समिति, ये सारे के सारे कंबाइंड होते हैं, मतलब दोनों के सदस्य उसमें जुड़ के एक ही कमेटी होती है। वैसे में ही ये है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण पर समिति। तो हम बात करते हैं आगे। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से चुन के आते हैं और 10 जो होते हैं राज्यसभा से चुनकर आते हैं। अब इसका काम क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है, अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का निर्माण। और ये जो आयोग होता है, जो भी आयोग होता है, वो उसके कल्याण के लिए कार्य करता है कि अनुसूचित जाति की भलाई के लिए कौन सा एक्ट लाया जाए, क्या किया जाए। वो रिपोर्ट संसद में डालती है और संसद में ये समिति जो होती है, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के कल्याण की जो समिति होती है, वो उसके रिपोर्ट पर जांच करती है और उसकी सिफारिश, जो भी सिफारिश करता है अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अनुसूचित जाति आयोग, जो भी सिफारिश देता है उसकी जांच करती है। क्या ऐसा कोई रूल संसद में होना चाहिए, क्या इस पे विचार किया जाना चाहिए, उसकी जांच के लिए ये कमेटियां बनाई जाती है। मैंने पहले ही आपको बताया, समितियों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ संसद के कार्यों को आसान करने के लिए ही किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण कमेटी के बारे में, और नियंत्रण कमेटी के टाइप में अगला टाइप देखते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पर समिति। तो फिर वही बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण का एक विभाग भी होता है, आप जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग होता है। उसके द्वारा जो भी सिफारिश की जाती है कि ये कानून इस चीज़ से जुड़ा हुआ लाना चाहिए, तो उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसे महिला सशक्तिकरण पर समिति कहा जाता है। इसके भी सदस्यों की संख्या 30 होती है, 20 लोकसभा से चुन के आते हैं और 10 राज्यसभा से चुनकर
आते हैं। आगे हम बात करेंगे नियंत्रण में ही ज्वाइंट कमिटी ऑन द प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ज्वाइंट कमिटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति। और लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति का कार्य क्या होता है, आप इंग्लिश में यहाँ पे देख रहे हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हूँ और आप वीडियो पॉज करके हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। आप चाहें हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि सरकारी लाभ पर जो संयुक्त समिति बनाई जाती है वो क्या होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो स्टेट रहे, यूनियन टेरिटरी रहे या फिर यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार रहे, तो उन सभी के द्वारा बहुत सारी संस्थाओं का गठन किया जाता है। तो वो संस्थाएं जो भी हैं उनमें सदस्य भी होंगे, बहुत सारे सदस्य होंगे। क्या उनके सदस्य किसी लाभ के पद पर हैं या नहीं हैं, इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है और यह समिति ही लाभ के पद की व्याख्या भी करता है। जैसे आप पढ़ते होंगे, जब भी आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी योग्यता पे पढ़ते होंगे तो आपको एक टर्म मिलता होगा कि वह लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद कौन सा होता है और उसका डेफिनेशन हमेशा चेंज होते रहता है, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, लाभ के पद की संयुक्त समिति। ये समिति उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि किस संस्था के लिए, किस चीज़ के लिए, किस संस्था के लिए, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर कोई और भी संस्था हो, राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री हो, सब में एक टर्म आपको मिलता ही है, लाभ के पद पर ना हो। तो उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार इसी समिति को प्राप्त होता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। मैंने अभी तक कितने कमिटियों को पढ़ाया? मोटा मोटी तौर पे अगर बोलें तो अस्थाई समितियों में पहला समिति आपको पढ़ाया वित्तीय समितियां, दूसरा समिति विभागीय समितियां, तीसरा समिति जांच पर समितियां, चौथा जांच एवं नियंत्रण पर समितियां। अब हम 5वें समिति की तरफ बढ़ते हैं, हाउस कीपिंग कमेटी। हाउस कीपिंग कमेटी मतलब जो संसद के कार्यवाही, संसद के कार्यों पर रिलेटेड हो, वैसी कमेटियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो होता है, पहला जनरल पर्पस कमेटी होता है। जनरल पर्पस कमेटी एक अलग से समिति बनाई जाती है। इसका कार्य होता है कि अभी तक हमने जितने भी कमेटी पढ़े, अगर जो भी कार्य इन सभी समितियों को नहीं दिया गया है तो बचा खुचा जितना भी कार्य होता है वो सामान्य प्रयोजन समिति पर दिया जाता है। संसद के किसी भी अन्य समिति से संबंधित मुद्दा जो भी नहीं होता है उस पे ये समिति कार्य करती है। आगे हाउस समिति, हाउस कमेटी कहा जाता है इसे। अब इसके बारे में जानते हैं। संसद के सदस्यों को जो भी सुविधाएं दी जाती है, जैसे उसका आवास जानते हैं, उसको जो भी एमपी होते हैं, हमारे सांसद होते हैं, उनका संसद निवास होता है, तो उसके आवास से संबंधित, उसके भोजन से संबंधित। आप जानते हैं सबसे सस्ता खाना अगर कहीं मिलता है तो वह संसद में ही मिलता है। उसके खाना से संबंधित, उसकी चिकित्सीय सहायता, मेडिकल एड जो भी उनको दिया जाता है, उनके संबंधित अगर कोई भी सुझाव देना रहे या उन पर कोई चेंजिंग लाना रहे तो उन सभी के लिए इस हाउस कमेटी काम करती है। आगे हम बात करते हैं पुस्तकालय समिति। और पुस्तकालय समिति से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। पुस्तकालय समिति क्या होता है कि जो लाइब्रेरी संसद से संबंधित है, संसद के पुस्तकालय तथा उससे संबंधित साधन, जितने भी उससे संबंधित साधन, एमिनिटीज जो भी होते हैं संसद के पुस्तकालय से संबंधित, उस सब में उस सारे चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए कौन सी समिति होती है? ये पुस्तकालय समिति होती है। और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पुस्तकालय समितियों की संख्या कितनी होती है? तो पुस्तकालय समिति में 9 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं लोकसभा से और 3 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो कौन से समिति के बारे में पढ़ाया? संसद की अस्थाई समिति के बारे में पढ़ाया। अब एडहॉक कमेटी के बारे में बताते हैं। और अभी तक आपने जो भी समितियां पढ़ी है उसमें सारी की सारी समितियां जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है संसद का हेल्प करना,
संसद की कार्यवाही में हेल्प करना, जल्दी से कामों को निपटाने के लिए ये समितियां बनाई जाती है। और अभी तक मैंने जितनी भी समितियां पढ़ी उन सभी का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, अगले साल वो पुनः नियुक्त किए जाते हैं और इस तरह से। अब लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो तदर्थ समिति पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, इसका कार्यकाल उसके कार्य पे डिपेंड करता है। जो भी समितियां बनाई जाती है उसे कुछ विशेष कार्य सौंपा जाता है और ये समितियां उस पर कार्य करती है। आप इंग्लिश में देख रहे हैं, आप हिंदी में पढ़िए। तदर्थ समितियां या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती है। जब वो अपना काम समाप्त कर देती है, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपने बहुत सारा घोटाला सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ये सारे के सारे डिफरेंट घोटाले आते रहते हैं। सरकार है, सारे पाबंदियों के बावजूद सरकार कुछ ना कुछ गलत कर ही जाती है। तो जब अगली सरकार आती है तो उस पर जांच के लिए एक समिति का गठन करती है। तो ये ज्वाइंट समिति होती है, ज्वाइंट कमिटी होती है। और अब तक के 5-6 इम्पोर्टेंट कमिटी हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये सभी एडहॉक कमिटी या तदर्थ समिति के लिए, तद अर्थ का मतलब ही होता है अपने तरीका का, उसका कुछ वर्क दिया जाता है, वो वर्क पे वो जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है संसद में तो फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो पहला जो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, पहला जो JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फॉर्म किया गया था वो 1987 में फॉर्म किया गया था। और किसके लिए किया गया था? बोफोर्स घोटाला। ये बोफोर्स एक तोप था जो 1987 में जो भी उस समय के प्रधानमंत्री रहे होंगे उनके कार्यकाल में ये तोप का घोटाला हुआ था, बोफोर्स तोप का। इसी की जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी शंकरानंद। तो आपको यही 3 एग्जाम पूछे जाएंगे कि एडहॉक कमेटी के तहत, तदर्थ कमेटी के तहत पहला कमेटी कौन सा बनाया गया था? तो बोफोर्स कमेटी बनाया गया था। कितना ईस्वी में बनाया गया था? 1987 में बनाया गया था। और इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन जो थे वो पॉलिटिशियन थे कांग्रेस के और उनका नाम था बी शंकरानंद। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट कमेटी ऑन द फर्टिलाइज़र प्राइसिंग। और ये फर्टिलाइज़र प्राइसिंग, उर्वरक के दाम पे कुछ घोटाला हुआ था तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 1991 में, जिसका चेयरमैन कौन थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री प्रताप राव भोसले। और ये कौन थे? एक MP थे लोकसभा के, इनको ही उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि उर्वरक पर जो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वो कब बनाई गई? तो 1991 में बनाई गई। और इसके चेयरमैन कौन थे? श्री प्रताप राव भोसले जो जिसके चेयरमैन थे। उसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट कमेटी ऑन द 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये तो आप जानते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनमोहन सिंह के सरकार में एक घोटाला हुआ था जिसकी जांच करने के लिए 2011 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका हेड कौन थे? PC चाको। तो ये मैंने 3 महत्वपूर्ण कमेटियां कब बनाया गया और उसके अध्यक्ष कौन बने ये बताया। और भी बहुत सारी कमेटियां हैं, जैसा आप नाम पढ़ लीजिए, और किस ईस्वी में बनाया गया मैंने उसको भी बताया। ज्वाइंट कमेटी ऑन द स्टॉक मार्केट स्कैम, जो अपना स्टॉक मार्केट होता है उसमें धांधली के बारे में एक कमेटी बनाई गई थी। शेयर मार्केट के स्कैम, उसके धांधली के बारे में एक केतन पारेख कमेटी ये बनाया गया था 2001 में। केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम जो हुआ था उसके लिए 2001 में एक बनाया गया था। आगे जो है सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू। सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू, ये जो आपका ड्रिंक होता है, कोका कोला होता है या फिर आपका जो पेय पदार्थ होता है जिसको आप ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में एक पेस्टिसाइड का यूज किया जाता था जो कीड़ा के मारने के लिए जो यूज होता है उसका यूज किया जाता था। उसके इशू पे एक 2003 में कमेटी बनाई गई थी। और ये सारी की सारी कमेटियाँ जो भी हैं ये तदर्थ कमेटी हैं। जैसा मैंने बताया किसी विशेष मामलों के लिए इन कमेटियों को बनाया जाता है और जब तक ये अपना रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर दी, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, जब तक ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तब तक ये कमेटियाँ रहती है। दूसरा है VVIP चॉपर कमेटी, ये 2013 में सबसे रिसेंट है।
तो सबसे पहली पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन थी? बोफोर्स कमेटी 1987। और अभी सबसे लास्ट वाला कौन सा है? वीवीआईपी। अभी तक का, आगे और भी कमेटी का गठन किया जा सकता है तदर्थ कमेटी के तहत। वीवीआईपी चॉपर स्कैम 2013। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संसद की समितियाँ, डिफरेंट समिति जो भी इम्पोर्टेंट मैंने जितना बताया है, सिर्फ इतनी ही समितियाँ नहीं हैं संसद में, बट टाइप इतना ही है। 5 टाइप अस्थाई कमेटी का और एडहॉक कमेटी का, 6 जो मैंने अभी स्कैम का दिखाया वो, इतने ही टाइप हैं। लेकिन और भी बहुत सारे तरह के समितियों का गठन किया गया है। मैंने कहा था 100 से ऊपर समितियों का निर्माण किया गया है, या 100 से ऊपर जो समितियां हैं वो हमारे संसद में कार्य करती हैं। तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये एक वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ये आईएएस के प्रिलिमिनरी में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। मैं उन्हीं के बेसिस से इम्पोर्टेंट कमिटियों को आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तथा अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक पे जो आपके लिए थोड़ा हार्ड लगे या फिर आपको समझ में ना आए, क्योंकि बुक में मैंने ये जितने भी कंसेप्ट लिखे हैं, ये बहुत सारे बुक को पढ़ने के बाद मैंने उसमें से छांट के सारे कंसेप्ट को लिखे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करें कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, सिविक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। आप उस पर मुझे टॉपिक बताइए और मैं उस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।